तो आज अपने पास तगड़ा कंपैरिजन करने के लिए दो डिवाइस है, एक है आईफोन 17 प्रो मैक्स और एक है S26 अल्ट्रा। तो देखो मैंने जब भी कंपैरिजन आता है ना तो मैं स्टार्ट डेज में ही बना दिया करता था, जैसे कि आईफोन जैसे लॉन्च हुआ था उसको सैमसंग के साथ कंपैरिजन, सैमसंग लॉन्च हुआ तो फिर पिछला जो भी नया उस टाइम होता था एकदम एज सून एज देने की कोशिश करता था। बट इस बार मैंने वो नहीं किया, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और इनमें कंपैरिजन में थोड़ा सा और डेप्थ डालने के लिए बहुत चीजें फाइंड आउट करी है। तो इस बार हमको ये समझना है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स कितना अच्छा रहा और S26 अल्ट्रा कितना अच्छा रहने वाला है और क्या इन्होंने सच में कुछ इंटरेस्टिंग करा है। अभी हम लोग कंपेयर भी करेंगे और साथ में साथ पॉइंट भी देते हुए चलेंगे कि 5 में से किस में, जैसे प्राइसिंग, बैटल, एंड में कैलकुलेट करेंगे कि कौन ज्यादा तगड़ा रहा। सो अगर प्राइसिंग देखोगे ना तो सैमसंग S26 अल्ट्रा अभी के टाइम पे मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो फ्लिपकार्ट पर 1,18,000 का मिल रहा है और उसी के बाद आईफोन 17 प्रो मैक्स अराउंड 1,35,000 का मिल रहा था Amazon पर। बट ज्यादातर टाइम इसकी कभी कभी प्राइसिंग 1.5 लाख भी चली जाती है। कार्ड ऑफर वगैरह एवरी टाइम कुछ अलग होगा, वो अपने पर्सनल थॉट होंगे आपके कि कब लेना है कब नहीं लेना। तो देखो कलर की बात करोगे तो बोल्ड कलर आपको पता चल रहा है कौन सा है, 17 प्रो मैक्स। और सैमसंग ने ज्यादा कुछ कलर में फैंसी नहीं किया इस बार भी और लुक में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा है। ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे कि 1,19,000 में सैमसंग मिल ही रहा है तो वो विनर हो चुका है, इसको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हम इसको एंड में कैलकुलेट करेंगे कि कौन ज्यादा वैल्यू निकाल रहा है, कौन ज्यादा अच्छे फीचर्स दे रहा है, उसके हिसाब से फिर एंड में प्राइसिंग को हम रैंकिंग करेंगे। सब अपने छोटे छोटे इवन और भी पॉइंट थे यार ऐड करने के लिए, बट वीडियो 1 घंटे के ऊपर चली जाएगी, पता नहीं कितने। अभी मुझे भी नहीं पता, ये वीडियो आधे घंटे के आसपास तो बनी होगी भाई। कोलैबोरेशन हमने किया है बस वो एक के साथ में, जो कि मैं खुद टेकी पाठशाला पर हूँ। यहाँ पर मैंने खुद अपने पैसे से इन्वेस्ट करा फोन को, क्योंकि जो ब्रांड के फोन आते भी है ना वो रिटर्न चले जाते हैं, तो हमने बाद में खुद से खरीदा। ये तो हमने ऑलरेडी खरीदा ही था, तो बेहिचक आराम से माइंड क्लियर रख के देख सकते हो। बस कमेंट में बिना मतलब कूल बनने के लिए पेड कोलैब इसने दिया उसने दिया, भाई किसी ने नहीं दिया। कहीं कोई अच्छा है कहीं कोई अच्छा है, तो जो अच्छाई है जो बुराई बस वो दोनों आपके सामने रखूंगा। बस हाँ, भरना है तो ब्रांड को भरो, मुझे मत भरना कि भाई ब्रांड कोलैब। मेरा कोई कोलैब नहीं है, होता तो बता देता भाई, कुछ ना कुछ टैग या कमेंट या चलो जैसे भी वे में बताना बता देता, नहीं है भाई। तो अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं बिल्ड एंड डिजाइन को लेकर, तो आपको पता है इस बार आईफोन पे जो चमकीला कलर आया है एक तरीके का ऑरेंज कलर पूरा, तो वो थोड़ा सा एडिशनल अलग हुआ है चेंजेस में। सिंपल देखोगे कैमरा जो मॉड्यूल डिजाइन है, पूरा जो कैमरा आइलैंड है उसको एक नया डिजाइन दे रखा है, नीचे थोड़ा सा अलग कर दिया है। सैमसंग जो काफी टाइम से सेम डिजाइन फॉलो कर रहा था उसी को इन्होंने थोड़ा सा बेटर किया है और एक्स्ट्रा कुछ नया तो नहीं है। हाँ, ये कैमरा जो लेंस है, ये जो उनके फोल्ड आते थे ना, उसी तरीके का डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पर हमको देखने मिलता है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए हैं और जो पहले टाइटेनियम आया करता था उसको हटा के इन्होंने डिग्रेड करके एल्यूमिनियम डाल दिया है। अब मैं आईफोन का बता सकता हूँ, ये एल्यूमिनियम इतना बेकार है कि मतलब ये गिरते ही पूरा एक डेंट तो बनाता है, ऊपर से ये जो मेटल पार्ट है ना उसको पूरा बाहर कर देता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ऑड फील हुआ है। मतलब यहाँ से भी गिरा है मेरा फोन, नीचे से भी गिरा है, और ये एल्यूमिनियम जहां जहां जितने बार गिरेगा ना इसमें एक खड्डा और डेंट तो जरूर बनेगा। ये टाइटेनियम में नहीं होता था, इवन जो पहले इन लोग का स्टेनलेस स्टील फ्रेम करके आया करता था ना उसमें भी नहीं होता था, लेकिन उन्होंने हटा दिया। और सेम यहाँ पर अभी के लिए ये सैमसंग इतना गिरा तो नहीं है, एक दो जगह से मैंने इसके डेंट देखे हैं, क्योंकि ये भी जब गिरेगा तो हल्का सा बेंड हो जाएगा अंदर की तरफ। और ये आईफोन पे एक और दिक्कत है, ये ना कलर फेड कर रहा है अगर आप बिना कवर के यूज करोगे। और लेकिन अगर आप कोई सस्ते क्वालिटी का कवर भी लगा लेते हो तो यहाँ पर ये क्या करता है कि वो अंदर से जो हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं ना वो अंदर चले जाते हैं, तो वो कलर फेड करना चालू करते हैं। बाकी देखो दोनों अपने फोन है ना डिस्प्ले की प्रोटेक्शन पे एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ लाते हैं। कोई विक्टस 2 लाता है, कोई सेरामिक शील्ड की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लाता है। अभी यहाँ पर देखोगे ना सैमसंग पे इन्होंने क्या किया है S26 अल्ट्रा पर, पिछले टाइम से इस पे जो VC चेंबर कूलर है, जो मतलब बेसिकली थर्मल अंदर शीट है, उसको और ज्यादा बेटर किया है। और आईफोन ने तो मैं कहूंगा पहली बार ही डाला था इसके अंदर, तो सैमसंग थोड़ा पतला लगेगा अगर कैमरा मॉड्यूल छोड़ दूं, मतलब ये जो पार्ट छोड़ देता हूं तो। दोनों फोन इन हैंड फीलिंग पे कंफर्टेबल है, अच्छे लगते हैं। सैमसंग का थोड़ा सा राउंडेड है, कम राउंडेड है एज कंपेयर इसके थ्रू, पर दोनों ही अपने हिसाब से कंफर्टेबल फील बनाते हैं। बाकी देखो इसका जो अभी S पेन है ना सैमसंग का, पहले ये किसी भी डायरेक्शन से अंदर चले जाया करता था, बट अब ये मना करता है, अब इसको एक ही डायरेक्शन लगेगी। आप मतलब डाल तो सकते हो बट ये ना डिजाइन थोड़ा सा अलग कर देगा। अगर मैं इसको उल्टा डाल दूंगा चले जाएगा, बट ये राउंडेड वाला पार्ट है ना इसको ये फिर अलग कर देता है और ये चुभता रहेगा फिर आपको। तो आपको ध्यान रख के सही तरीके से पेन को अंदर डालना पड़ेगा। तो एक चीज है कि सैमसंग फोन जब मैं हाथ में पकड़ता हूँ ना, इतना बड़ा होने के बाद में भी ना हाथ में हल्का फील
फील होता है, ये भारी भरकम फील होता है, पता नहीं क्यों बट लगता जरूर है। बाकी दोनों पर आपको जो टाइप सी के पोर्ट्स है ना वो फास्टर मिलते हैं, और उसका रीजन है क्योंकि इनमें लॉग वीडियो वगैरह शूट करना हो गया है, हैवी फाइल्स वगैरह को एक्सेस करना हो गया, तो आपको SSD कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको बेटर चाहिए रहेगा। लेकिन हाँ, दोनों पर आप SSD लगा सकते हो, या डिस्प्ले आउटपुट लेना हो गया, वो सब चीजें कर पाओगे। और जो S Pen की खासियत हुआ करती थी ब्लूटूथ वगैरह ऑप्शन, तो वो अभी तो हटा ही दिया है, तो पहले एयर जेस्चर वगैरह सपोर्ट कर लेता था। और आईफोन की बात करोगे तो यहाँ पर कैप्चर बटन आता है, जो कि कैमरा ओपन करने के लिए काम में आता है ज्यादातर, बाद में इसे यूज करना थोड़ा सा उतना वैल्यू नहीं निकलता, मतलब फिर वो मजा नहीं आता। बाकी जितने भी जेस्चर थे ना, ऐसे स्लाइड करके ये एक्सपोजर एंड ऑल वगैरह सब बंद कर दिए मैंने। बाकी जो एक्शन बटन यहाँ पर ये देता है, तो मैंने इस पे यहाँ पर साइलेंट वगैरह के लिए रखा है इसको। सैमसंग पर भी ऐसा बोला तो नहीं है, बट ये जो लॉक बटन है इस पे आप मल्टी जेस्चर्स वगैरह ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। बाकी दोनों फोन सेम IP68 की रेटिंग देते हैं, बाकी अदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर IP69, 69 के इस तरीके के बड़े बड़े नंबर ऑफर करते हैं, जैसे सैमसंग S Pen देता है। लेकिन एप्पल में तो नहीं आता ना S Pen, लेकिन इसमें बहुत काम की चीज है जो कि है मैगसेफ। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें लगा सकते हो। अभी मैंने इसके अंदर मेरे 2 कार्ड डाल रखे हैं। ऑल्सो ये ऐसे स्टैंड तरीके से भी हो जाता है, कोई भी एसेसरीज इसके लिए बन जाती है। सैमसंग पे तो नहीं है ऐसा कुछ ये, लेकिन आप थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कवर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद में मैगसेफ लगा सकते हो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैगसेफ अभी सैमसंग को डायरेक्टली दे देना चाहिए। अभी इतना सब तो कॉपी हो ही रहा है, तो ये एक और चीज सही। तो अगर लुक एंड बिल्ड को अगर मैं सारे नंबर देने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आधा पॉइंट ज्यादा दूंगा सैमसंग से। अभी अगर स्पेक्स एंड पावर एंड प्रोसेसर पे देखते हो, तो यहाँ पर आईफोन पर आपको एप्पल की A19 Pro चिप मिलती है 3nm बेस्ड, और वहीं पर सैमसंग पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिलता है, जो कि एंड्रॉइड का दी बेस्ट एंड फास्टेस्ट प्रोसेसर है। और दोनों पे रैम भी LPDDR5X मिलती है। स्टोरेज देखोगे UFS 4.0 निकल कर आती है, और यहाँ पर ये NVMe स्टोरेज यूज करते हैं। ये कौन सा कैसा फास्टर है वो हम आगे कंपेयर कर लेंगे। अब ये दोनों फोन इतना ही कहूंगा, ये जो प्रोसेसर अपने हिसाब से लाते हैं, ये कोई भी टास्क जो एंड्रॉइड ऐप पे या ऐप स्टोर पे बनी है ना, वो सारी ही रन करा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगा। और अगर बैटरी देखते हो तो सैमसंग ने इसको 5000 mAh पे ही रखा है, कोई ज्यादा नंबर बढ़ाया नहीं है। मैंने सोचा था कि इस बार 5500 mAh हो जाएगा, थोड़ा सा मस्त नंबर देखने मिलेगा। और उसके बाद में आईफोन पर इंडियन रीजन पे जो फोन मिलता है उस पर है 4832 mAh की बैटरी। बाकी दोनों पर वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सैमसंग दे देता है, और दोनों फोन बॉक्स में चार्जर नहीं देते हैं, बट एप्पल बोल रहा है इस बार जो नए आईफोन्स आएंगे उनमें हम बॉक्स में भी चार्जर भी डाल के दे देंगे। भले कम वॉट का होगा, सुनने में आया 15 वॉट तक का देखने मिलेगा, बट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं अदर ब्रांड वापस वो चीज लेकर आते हैं कि नहीं, लेट्स सी। और चार्जिंग स्पीड देखोगे तो आईफोन पर इस बार बड़ी है, जो कि 40 वॉट तक चली गई है, तो जिसकी वजह से थोड़े बड़े चार्जर यूज करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, फास्ट थोड़ा सा फोन चार्ज हो जाता है। मतलब मैं कहूंगा 50% तक आराम से चार्ज हो जाता है जल्दी जल्दी, उसके बाद 80% तक आते आते ठीक रखता है, और 80 से 100 आने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। और सैमसंग पर 60 वॉट तक का हमको फास्ट चार्जिंग करने का ऑप्शन मिलता है, तो डेफिनेटली इससे हमको थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग देखने मिल ही जाएगा। और हमने ना एक चार्जर आता है, अभी इनके चार्जर हमने यूज नहीं करा, हमने एक दूसरा एक चार्जर आता है थर्ड पार्टी 100 वॉट तक का चार्जर है। उससे मैंने जब ये सैमसंग को चार्ज किया तो 50% अराउंड 22 मिनट में हुआ, और फिर पूरा 100% चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा लग गया। और वहीं पर आईफोन को जब हमने चार्ज किया 17 Pro Max को, तो यहाँ पर ये 25 मिनट के अंदर 50% करता है, और 1 घंटा 4-5 मिनट लिया था 100% चार्ज होने में। और तो देखो कंपैरिजन को थोड़ा सा मस्त बनाने के लिए दोनों फोन को 100% चार्ज कर दिया गया। अब उसके बाद में हमने मल्टीपल बेंचमार्क वगैरह रन करे, और बेंचमार्क देखो इसके लिए किए क्योंकि हमको थोड़ा सा हेवी टास्क चलाना था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंट्री बेंचमार्क टेस्ट 1 से। तो वहां पर जब एंट्री बेंचमार्क रन हुआ, तो जो स्कोर हमको देखने मिले, इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि देखो ये अलग एल्गोरिदम पे रन करता है, और एप्पल अलग एल्गोरिदम पे एंट्री बेंचमार्क और गीक बेंच वगैरह को रन करता है। सिर्फ आप स्कोर देख सकते हो कि स्नैपड्रैगन के हिसाब से 3.7 मिलियन के आसपास तक के सैमसंग स्कोर दे रहा है मैक्सिमम, और एप्पल की A19 Pro चिप के हिसाब से 2.1 मिलियन, ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन तक के स्कोर दे देता है। फिर उसके बाद सेकंड बेंचमार्क एक और किया सेम एंट्री बेंचमार्क पर, थोड़ा सा और बैटरी ड्रॉप करने के लिए और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। फिर जैसे ही वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद में स्टोरेज की स्पीड टेस्ट को देख सकते हो। तो यहाँ पर सैमसंग की जो स्टोरेज है UFS 4.0 वाली, वो ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर आईफोन से। फिर गीक बेंच का टेस्ट किया, सिंगल कोर, मल्टी कोर, GPU, और यहाँ पर
पर भी हम इनके मेथड को कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट आते हैं। फिर 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट करके देखा तो वहां पर स्टेबिलिटी देखते हो तो आईफोन पर 99% की देखने मिली। पर एक चीज आप नोटिस करोगे ना, बस जो बेस्ट लूप स्कोर्स है ना वो सैमसंग पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इवन लो लूप स्कोर भी ज्यादा आ रहे हैं। आईफोन पर वो थोड़े से कम देखने मिल रहे हैं। जो टेस्ट ये करे हेवी एंड वाले, तो यहाँ पर हमारी सैमसंग पे जो बैटरी वो 78% पर आ गई और आईफोन पर 83% पर। चलो नेक्स्ट अगर आगे जाते हैं, वीडियो प्लेबैक का टेस्ट किया हमने यूट्यूब पर 4K की हाई क्वालिटी के अंदर HDR के अंदर, वो भी 15 मिनट के लिए चला है। और जैसे ही वो खत्म हुआ तो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने चालू करी है, 4K 30 FPS पे शूट किया 15 मिनट के लिए। उसके बाद जो बैटरी आई सैमसंग पर 71% और आईफोन पर 76%। स्टिल ये थोड़ा सा लीड कर रहा है कम mAh होने के बाद में भी। SSD कॉपी पेस्ट टेस्ट हमने करके देखा क्योंकि दोनों पे टाइप सी फास्टर आते हैं। फाइल ली थी अराउंड 11 GB की ऑलमोस्ट फाइल थी, उसको कॉपी पेस्ट होने में जो टाइम लगा ये 23 सेकंड लेता है सैमसंग और आईफोन अराउंड इसने लिए 16 सेकंड। उसके बाद में रेंडरिंग टेस्ट करके देखा VN एडिटर के अंदर और उसके अंदर अलग अलग इफेक्ट्स डाले, कलर वगैरह चेंजेस वगैरह करके सेम फाइल दोनों पे डाल दी हम लोगों ने। और जो एक्सपोर्ट होने का जो टाइम देखोगे ना तो स्नैपड्रैगन 8 Elite अपना फायदा दिखाता है, ज्यादा फास्टर हमको रेंडर करके देता है। ऑलमोस्ट 9 मिनट 46 सेकंड सैमसंग ने लिए और आईफोन ने अराउंड 12 मिनट 42 सेकंड के टाइम लिया, तो थोड़ा ज्यादा फास्टर हमको सैमसंग देखने मिलता है। और उसके बाद में ये अब जो बैटरी आ गई सैमसंग पे अराउंड 65% पर और आईफोन पे अराउंड 73% पर, तो 27% का बैटरी ड्रॉप हुआ आईफोन पर और 65 पर आया तो अराउंड 35% तक का बैटरी ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद ऑफ कैमरा हमने ना टेस्ट करके देखा और भी बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशन चला दी, उनको खत्म कर दिया। एक्चुअली वो फुटेज हमसे मिस हो गई इसलिए मैं आपको वर्बली बस बता के समझा दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, जो 65% पे बैटरी आई थी सैमसंग पर और ये इस पर आईफोन पर, तो जब पूरी फोन की दोनों की बैटरी खत्म हुई 100% पर मतलब थी तो 0% पे दोनों फोन को हमने लेकर आया। आईफोन ने 0% आने में जो टाइम लिया अराउंड 7 घंटे चला था पूरा कंटिन्यू। उसके बाद सैमसंग है ये अराउंड 5.5 घंटे चला था, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे ज्यादा बैटरी आईफोन निकाल के देगा एज कंपेयर सैमसंग के मुकाबले। पर ये हमारा हेवी एंड टास्क था। अगर आप एज ए यूज करते हो इसे तो 1 दिन तक के आसपास तक का बैटरी बैकअप दे देगा अगर नॉर्मल यूज के सिनारियो में। अगर आप थोड़ा हेवी एंड यूज करोगे तो एक बार आपको चार्जर की तरफ जरूर जाना पड़ेगा। और जो आईफोन है सेम इसका भी ऐसा है कि 1 दिन तक का बैटरी बैकअप ये भी दे देता है और अगर आप थोड़ा हेवी एंड यूज करोगे तो एक बार इसके पास भी आपको चार्जर के पास जाना पड़ेगा। और दोनों की चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है 60 वॉट एंड 40 वॉट, तो थोड़ा 50% भी जल्दी हो जाता है। सो अगर मैं बैटरी के हिसाब से अगर रैंकिंग दूं तो सैमसंग लिटरली जो ना ऐसा बर्स्ट किंग निकल कर आता है, मतलब क्विक में टास्क को एकदम फाइन एंड स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ निकाल के देना, तो वहां पर सैमसंग निकल कर आता है। और आईफोन कैसा है, ये लॉन्ग टर्म मतलब मैराथन टाइप का है जो लॉन्ग सेशन में ज्यादा स्टेबल और अच्छी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट निकाल के देता है। जो 5000 mAh की बैटरी है भाई, मतलब मैं कहूंगा S20 अल्ट्रा से मतलब 5000 है तो आज भी मतलब 6 साल हो गए उस बात को और आज भी हमें 5000 mAh मिल रही है। और देखो हर एक जगह का रूल होता है, दैट्स वाई मतलब अभी इनको बैटरी नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाने जाएंगे तो EU के रूल्स एंड ऑल वगैरह वो सब चीजें निकल कर आती है, तो शायद से धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। अभी देखते हैं S27 अल्ट्रा में क्या हमको 6000 एटलीस्ट बैटरी मिल जाती है कि नहीं। 6000 काफी सेफ नंबर होगा सैमसंग के लिए। और सुनने में आया एप्पल भी अपनी बैटरी का नंबर बढ़ाने वाला है, 5000 के ऊपर जाने वाला है, 5000 भी नहीं 5500 के आसपास आने वाला है आईफोन 18 मैक्स पर। लेट्स सी करते हैं कि नहीं, बट 5000 पार तो हो ही जाएगा, इस बार ही हो गया है, बस ऑलमोस्ट रह ही गया था समझ लो। और वैसे ये दोनों फोन 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। ये मैक के थ्रू आता है और ये बिना मैक के, लेकिन ऐसा है कि ये दोनों ही फोन वायरलेस चार्जिंग पे हल्के हल्के गर्म हो जाते हैं, डिपेंड आप कौन सा चार्जर यूज कर रहे हो। और मेरे को ना वायरलेस चार्जिंग में थोड़ा ज्यादा बेटर ना आईफोन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ना मैगसेफ के थ्रू जो एसेसरीज आती है तो उसमें कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हो, या तो वायरलेस मतलब चिपक के रहेगा तो वो एक पॉजिटिव रहता है। इसमें भी कर सकते हो बट इसमें आपको एक्स्ट्रा कवर लगाना पड़ेगा, बस वो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस पर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, तो इनकेस आपके पास कोई बर्ड्स है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो डायरेक्टली इस पे हो जाएगा, जैसे एप्पल बर्ड्स हो गए, एयरपॉड्स हो गए, वो इस पे चार्ज हो जाएंगे, बट ये इसके साथ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप और मेरा यूज के सिनेरियो भी मैंने दोनों यूज करके देखा है उस हिसाब से, तो मैं एक नंबर ज्यादा दूंगा यहाँ पर आईफोन को बैटरी को लेकर। लेकिन जब गेमिंग की बात करोगे, हाई एंड परफॉर्मेंस की लेकर बात कर रहे हो, खास करके BGMI को लेकर, तो दोनों ही फोन कैपेबल है 120 FPS की गेमिंग कराने को लेकर BGMI पे। आईफोन पे जब मैं 120 FPS खेलता हूँ ना, अभी के अगर मैं गर्म इन्वायरमेंट को भी लेकर देखूं या ठंडे इन्वायरमेंट जब ठंड गई थी तब भी, तो ये फोन क्या करता था 120 FPS पे गर्म हो जाता है और 120 FPS चलाता है, बट कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, कभी कभार थोड़ा सा लैग हो जाता है, बहुत ही माइनर होगा जो कि ठीक है।
और मैं यहाँ पर इतना कहूंगा कि 120 FPS का अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आप इस पे आराम से कर सकते हो। फ्रेम साइड में गर्म होगा तो अगर आप कवर लगाते हो तो पता नहीं चलने वाला। नाउ अगर सैमसंग को लेके देखूंगा तो ये 120 FPS देता है। अब मैं इसका एक चीज मैं कंपेयर करना चाहूंगा कि ये फोन अभी बेटर हो रहे हैं गेमिंग को लेकर, और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 ऐसा प्रोसेसर है, ये 120 FPS आराम से करवा सकता है और ये फोन करवाता भी है। BGMI के लिए अगर आप इसे भी कंसिडर करते हो S26 Ultra को, तो आप 120 FPS BGMI पे इजीली कैप्चर कर सकते हो। 5-4 FPS ड्रॉप होते हैं, 115 पकड़ के चल लो, जो कि दोनों सेम परफॉर्मेंस बेसिकली निकाल देते हैं। और इसमें VC चैम्बर कूलिंग ऑलरेडी लग के ही आती थी, तो कोई नया तो था ही नहीं, तो ठीक है। जो दिन में हमको BGMI 6 घंटे का लिमिट देता है तो थोड़ा सा रह जाता है। iPhone 17 Pro Max 100 to 0 BGMI अगर आप खेलते हो तो आपकी जो पूरा गेम कंटिन्यूस खेलने बैठेगा तो 5 hours 36 मिनट iPhone चलता है 17 Pro Max, और S26 Ultra 120 FPS पर 100% की बैटरी को 0% लाने में जो टोटल टाइम लगता है 5 hours 20 मिनट। तो बेसिकली दोनों में तो 16 मिनट का फर्क है, और 6 घंटे की जो लिमिट मिलती है तो आधा घंटा रह जाता है, आधा घंटा आप रेस्ट वगैरह करोगे तो बेसिकली दिन का जो गेमिंग लिमिट है वो कंप्लीट करवा ही देता है, दोनों ही फोन करवा देते हैं। सो गेमिंग में भी मैं दोनों को अप्रूव्ड कहूंगा। तो ऐसा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप इसमें भी खेल ही सकते हो, बट कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे वो मैंने बता दिए। इसके जो बेटर थी चीज वो मैंने बता दी। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स में ऐसा है कि मेरे पास S24 Ultra था, मैंने उसमें जानने की कोशिश करी तो वहां पर मुझे लगा कि वो फोन अराउंड आज के टाइम पे अगर आप देखते हो तो 90 FPS के लिए बेस्ट है, और S25 Ultra भी 120 FPS के लिए बेस्ट है, इतना कहूंगा। वहां पर आप 110 की अच्छी गेमिंग कर सकते हो, पर है ना एक बेटर कंट्रोल्ड और मैं कहूंगा बेटर ग्रिपिंग, पता नहीं क्यों, और बेटर थोड़ा सा जायरो भी हल्का सा मैं कहूंगा वो मुझे इसमें फील हो रहा था। इसमें भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पता नहीं क्यों ज्यादा बेटर ग्रिप ये निकाल के देता है। शायद से इसके जो राउंडेड कॉर्नर्स है ना ये ज्यादा ही बेटर है उसकी वजह से। बाकी COD मोबाइल गेम हो गए, दोनों पे 120 FPS अच्छे चल जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम। और इनकेस अगर आपको और हेवियर गेम में जाना है तो जेंशिन इम्पैक्ट जैसा गेम हो गया, तो वहां पर ये सैमसंग 60 FPS पर कैप्ड है अभी भी के लिए, पर आपको आईफोन पर 120 FPS गेमिंग करने मिल जाती है इफ अगर आप करना चाहते हो तो। और उसके बाद में कार एक्स स्ट्रीट गेम है जहां पर आप हाईएस्ट सेटिंग के अंदर, दोनों पे बेसिकली हाईएस्ट सेटिंग मिल जाती है वैसे, और आप अच्छी तरीके से वो गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों के अंदर बेटर वे में कर सकते हो। और इवन स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 पे वो सिमुलेशन जो गेम है वो ज्यादा बेटर स्मूथ भी चलती है। बाकी हाँ, एंड्रॉइड के लिए अलग से जो कुछ गेम्स है वो भी लॉन्च हुई है, मतलब जो PS लेवल तक का जो गेम है, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन भी लॉन्च हो चुका है तो वो भी खेल सकते हो, इवन टूम रेडर भी है। लेकिन आईफोन पर आपको कुछ ऐसे AAA टाइटल गेम मिल जाते हैं जो हम इसकी बात कर रहे थे, इसमें भी थे, तो इसमें आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर मैं गेमिंग को अगर ट्रू नंबर देना चाहूंगा तो 0.5 एक्स्ट्रा स्टिल मैं इसको फिर भी दूंगा आईफोन को। ना देखो, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सिंपल बता दूं, दोनों ही अपनी तरीके से बेस्ट वाईफाई ऑफर करते हैं, ब्लूटूथ ऑफर करते हैं। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी में एप्पल ने इस बार ऐसा बोला था कि हमने इसको बेस्ट किया है, बट मुझे स्टिल फील होता है कि अगर इसमें 5 डंडियां आती है नेटवर्क की, चाहे वो वाईफाई की हो चाहे वो सिम की हो, तो इसमें वो 5 की जगह मुझे कभी कभार 4 देखने मिलती है और कभी कभार 3 देखने मिलती है। बाकी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर आपको 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है सैमसंग पर, आईफोन पर फेस आईडी मिलता है तो उसके थ्रू आप अनलॉक कर सकते हो, बट यहाँ पर वो थोड़ा सा पीछे रहता है, मतलब अनलॉक वगैरह को लेकर वो मतलब उसको इतना प्रूफ नहीं मानता। अगर मतलब मैं कहूंगा कि फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथेंटिकेट करना हो तो नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल आपका गूगल पास की वगैरह है ना, आईफोन पर फेस अनलॉक के थ्रू पॉसिबल हो जाता है, इस पर सैमसंग पर मैंने नोटिस किया है कि नहीं करता है, तो उसके लिए मल्टी थोड़े ऑप्शन देने पड़ते हैं। बाकी सिक्योरिटी में दोनों ही अपनी तरफ से बेस्ट निकालते हैं। सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी मिलता है तो वो अपनी तरफ से बेस्ट है, ये बताते नहीं कौन सा, बट इनमें भी कुछ तो है तो जो वो भी बेस्ट निकल कर आता है। तो नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में मेरे हिसाब से 0.5 एक्स्ट्रा नंबर मैं सैमसंग को दूंगा। अब अगर डिस्प्ले में देखोगे तो आपको भी पता है सैमसंग पर इस बार कुछ नया टेक निकल कर आया, प्राइवेसी डिस्प्ले। अभी पहले सिंपल समझ लो डिस्प्ले दोनों कैसे हैं, प्राइवेसी को एक बार साइड में रखिए देखे तो दोनों ही डिस्प्ले अच्छे हैं, दोनों पर आपको कलर्स विजुअल्स वगैरह सब अच्छे दिखने वाले हैं। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपको अच्छी तरीके से दिखने मिलने वाला है। पीक ब्राइटनेस का नंबर आईफोन पे ज्यादा है, सैमसंग पर S26 Ultra पर 2600 तक का ही देखने मिलता है। दोनों ही LTPO पैनल है तो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। हाथ अगर आपके पानी से गीले हो तो टच जो सैमसंग रजिस्टर करता है, आईफोन रजिस्टर नहीं कर पाता, इसको थोड़ी सी दिक्कत आती है कभी कभार, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता। और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हमको देखने मिलती है, पर प्राइवेसी डिस्प्ले के चक्कर में वो थोड़ी सी कम हो चुकी है प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें तो। इसमें भी है बट इसमें भी थोड़ी सी कमी देखने मिलती है, इतनी कोई ज्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं है। तो जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि सैमसंग का 10 बिट पैनल है, तो नहीं है भाई, ये 8 बिट पैनल पर आता है। सो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ना ग्रेडियंट के जो पैचेस होते हैं ना, मतलब ऐसे कोई कलर बैंडिंग वाले इश्यूज होते हैं ना, तो वहां पर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू उन बैंडिंग को खत्म करता है, पर ये ट्रू 10 बिट पैनल नहीं है। और वैसे भी इतने छोटे साइज में ना 10 बिट वाला जो एक्सपीरियंस है इतना पता नहीं चलता भाई, वो 8 बिट भी ठीक ही लगता है।
और दोनों पे डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं। दोनों ही स्पीकर अच्छे ऑफर करते हैं, बट कुछ रीजन से या कुछ मार्जिन से मैं कहूंगा सैमसंग थोड़ा सा बेटर स्पीकर ऑफर कर रहा है इस बार। अब अगर प्राइवेसी डिस्प्ले देखते हो तो यहां पर आपको सिंपल पता है कि अगर आपके कोई नोटिफिकेशंस है या बैंक ओटीपीज है या बैंक बैलेंस का कुछ ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो वहां पर आप पर्टिकुलरली उस नोटिफिकेशन को मतलब प्राइवेसी हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा डिस्प्ले ही बाजू वाले को ना दिखे तो वो भी चीज पॉसिबल है। तो अगर आप ऑफिस में हो, ट्रेन में ट्रेवल करते हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, कोई पब्लिक स्पेस में हो, तो वहां पर ये फीचर है ना काफी ज्यादा आपके काम का है और इवन एडिक्शन बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बाजू में कोई जो आपका डिस्प्ले चेक करने वाला है या कुछ ऐसी चीजें जो लीक नहीं होनी चाहिए या कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए तो वो बाहर नहीं आती, तो उसकी वजह से मतलब डिस्प्ले मतलब दिखता नहीं दूसरों को, तो वो एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये बनाता है। और देखो हमारी आदत है कि हमको फर्स्ट टाइम ही मतलब बेस्ट चीजें मिल जानी चाहिए, बट होता नहीं भाई। फर्स्ट जनरेशन टेक है प्राइवेसी डिस्प्ले, अगर जिनको लग रहा है कि कलर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो वो आज हो रहे हैं, बट ये धीरे धीरे चीज बेटर हो जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है सेकंड थर्ड जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में ये बेस्ट हो जाएगा जो कलर कॉम्प्रोमाइज वाला इशू आ रहा है। अगर ब्रांड फर्स्ट जनरेशन में ही दी बेस्ट चीजें कर देगा तो आगे जाके फिर और क्या बेचेगा भाई। और आईफोन पे तो ऐसा कोई फीचर आता नहीं है, सब कुछ विजिबल ही रहता है, तो चलो ठीक है, तो एडवांस यहाँ पर रहता है। बाकी डिस्प्ले, साउंड एक्सपीरियंस और प्राइवेसी डिस्प्ले जैसा फीचर्स के हिसाब से मुझे लगता है जो पॉइंट है एक्स्ट्रा वो सैमसंग को जाएगा। सो अगर अभी यूआई में देखते हैं कौन ज्यादा बेस्ट है, देखो यहाँ पर मैं ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं करने वाला हूँ। सैमसंग दी बेस्ट फीचर्स भी देता है, मतलब आप कस्टमाइजेशन टन्स ऑफ मिल जाती है, और एप्पल इसका तो कंपटीशन ही नहीं है ना, ये तो अलग ही निकल कर आता है, लेकिन ये जहां पर आता है लोगों को बहुत पसंद है। iOS 26 आता है अभी के लिए इसमें, जो कि थोड़ा सा ग्लास ट्रांसपेरेंट है, अच्छा लगता है, बग फ्री हो चुका है थोड़ा बहुत मैं कहूंगा। और One UI 8.5 आता है, तो वो अभी देखो कैसा है कि इसके अंदर एनिमेशंस अच्छे हैं, टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन है, लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन आपको अच्छी मिल जाती है जो कि आपको एप्पल में भी मिलती है। मतलब UI में करने के लिए बहुत कुछ है, और ऊपर से इनका आता है गुड लॉक, और उसके अंदर भी आपको टर्न्स ऑफ कस्टमाइजेशन मिल जाती है। YouTube पे आप iOS की कोई वीडियो देखो, Samsung 8.5 का कोई वीडियो देखो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। बट मैं आपको सिंपल में बता सकता हूँ ये भी बहुत अच्छी चीजें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस निकालता है, और आईफोन अपने हिसाब से जो चीजें लाता है वो बेस्ट है। अगर आप इसको एज एक लैपटॉप टाइप में भी यूज करना चाहते हो बड़ी स्क्रीन पर, तो वहां पर आपको एक Samsung डेस्क मोड मिलता है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट जिनको इसका यूज केस सिनेरियो बहुत अच्छे से पता है तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। तो आपको नाउ बार मिलता है, तो अभी इसमें है ना लॉक स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशंस हो गई, लाइव अपडेट वगैरह हो गया, तो वो सब दिख जाता है। इवन म्यूजिक कंट्रोल करना हो गया, टाइमर हो गया, लाइव एक्टिविटीज हो गई, उबर ट्रैकिंग, ये यहाँ पर एक तरीके से पॉसिबल वे में आ जाती है। और सबसे मेन चीज सिक्योर फोल्डर आता है, तो यहाँ पर आप एप्स, फोटो, नोट्स, वीडियोस, कोई भी चीजें इनक्रिप्टेड वे में फोल्डर में हाइड रख सकते हो, और प्राइवेसी का ज्यादा बेटर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है एक तरीके से। और इवन मल्टीटास्किंग को बेटर करने के लिए स्प्लिट स्क्रीन हो गया, जो आईफोन बिल्कुल ऑफर नहीं करता। मतलब अगर आप एक यूट्यूब चला लो, ऊपर इतनी बड़ी डिस्प्ले आ ही रही है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप चैट वगैरह करना है, इवन ब्राउज या नोट कुछ भी होगा तो वो कर सकते हो। आईफोन पर आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा। इवन फ्लोटिंग विंडो भी मिल जाते हैं, तो ट्रिपल टास्क भी एक साथ कर सकते हो, डिपेंड आप क्या टास्क कर रहे हो उसके ऊपर है। और इवन सैमसंग ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है, और इवन सामने वालों को बिना नोटिफाई करे। अब आईफोन की अगर कुछ यूनिक फीचर देखते हो तो डायनेमिक आइलैंड मिलता है भाई, तो यहाँ पर आप 3 साल से बेसिकली ये चलते ही आ रहा है, एप्पल का सिग्नेचर है। तो म्यूजिक हो गया, टाइमर हो गया, लाइव स्पोर्ट्स स्कोर्स हो गए, एयर ड्रॉप प्रोग्रेस हो गई, और भी सारी चीजें, जो सब कुछ है ना आपको टॉप सेंटर पे लाइव अपडेट देखने मिल जाता है, जो सैमसंग पर ऐसा कुछ तो फिलहाल नहीं आता। और इवन आपको 3D स्पाशियल फोटो मिलती है, और जिनको आप विजन प्रो वगैरह पर ज्यादा इमर्सिव वे में चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इनके वो सबके पास तो नहीं होगा। इवन हम लॉक स्क्रीन रख रहे हैं, तो वहां पर जो फोटो है ना उसको हम इस तरीके से टिल्ट आउट करना होता है ना, तो वो एक बहुत यूनिक फीचर लगता है। सैमसंग पर वो फीचर अभी नहीं आया। तो लाइडर सेंसर मिलता है, जो AR में तो नहीं, मतलब वहां पर तो काम आता ही आता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो लो लाइट में जो ऑटो फोकसिंग है ना वो बेटर रह सके, तो वो ये कर पाता है। और अगर देखने जाओगे तो जैसे कि सैमसंग पर आप ऐप क्लोन कर सकते हो, डुअल ऐप नेटिव चला सकते हो, बट आईफोन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल में अगर व्हाट्सएप भी देखो तो डुअल व्हाट्सएप नहीं चला सकते। तो सैमसंग ने क्या किया मालूम क्या, सॉफ्टवेयर में छोटी छोटी चीजों को है ना ऐसा सिंप्लीफाई कर रखा है। आईफोन पर वो चीजें क्लटर है अभी के लिए। तो इवन वेदर टाइप का भी वॉलपेपर निकल कर आता है, तो सैमसंग पर है ना तो पूरा फोन ऐसा गीले टाइप का हो जाता है, मतलब गीले टाइप मतलब बाहर नहीं होता, अंदर UI इस तरीके से बन जाता है।
आईफोन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इवन अगर आपको एनिमेटेड वॉलपेपर रखना है ना तो वो आप सैमसंग पे रख सकते हो, आईफोन पे वो पॉसिबल नहीं है। और इवन ऐप आइकन थीम को भी अगर आपको कुछ चीजों को कस्टमाइजेशन करना है ना तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाले। इनमें भी है बट वो 3-4 चीजें मिलते हैं, बट आपको कुछ और ज्यादा करना है तो उसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लगेगी। और सैमसंग के पास सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है भाई गुड लॉक। तो वहां पर आपको मिलता है सिस्टम लेवल पे कस्टमाइजेशन, एनिमेशन की स्पीड तक को आप चेंजेस कर सकते हो और भी एक्स्ट्रा इफेक्ट्स अनलॉक कर सकते हो, ट्रांजिशन, साउंड, वॉल्यूम की स्टाइलिंग को चेंज करना हो गया। तो ऑलमोस्ट है ना पूरा एंड्रॉइड स्क्रीन आप रिप्लेस करते हो, इस तरीके का पावर आपको मिलता है। बट आईफोन पर आपको चीजें बहुत लिमिटेड मिलती है। इवन अगर आपको सैमसंग का यूआई पसंद नहीं आ रहा है, इसका स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, तो पूरा लॉन्चर लगा दो, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस निकाल के दे सकता है, बोर भी नहीं हो जाओगे। बट आईफोन पे वो चीज बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। और इवन इकोसिस्टम देखोगे तो सैमसंग का इकोसिस्टम थोड़ा सा अलग तरीके से बात करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विंडोज के कोई भी चीजों को आप कर सकते हो, मतलब डेटा वगैरह कुछ भेजना है तो बहुत सिंपल वे में। एप्पल है ना थोड़ा सा मतलब यहाँ पे हल्का सा बेटर निकल कर आता है, जो चीज सैमसंग भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आईफोन पर कोई फोटो कॉपी करूँ और उसको मैक या टैब में पेस्ट करना है तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। सैमसंग पे भी वो चीज पॉसिबल है बट ज्यादा स्मूथ मुझे लगता है कि आईफोन कर लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक वीडियो टॉपिक प्लान कर सकता हूँ इकोसिस्टम को लेकर, सैमसंग वर्सेस एप्पल को लेकर, या फिर एक अलग अलग वीडियो की दोनों क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी, वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, फिर हम लोग रिसर्च करना चालू करते हैं और फिर वीडियो लेकर आएंगे जल्दी से। यूआई में इतनी सारी चीजें है ना तो उसकी वजह से मैंने एक पॉइंट ज्यादा दिया है सैमसंग को। और अगर एआई देखते हो ना सैमसंग का तो ये आपको बहुत ही अच्छा फ्यूचरिस्टिक मिलता है। आईफोन के पास वो चीज बिल्कुल नहीं है, बहुत बेसिक से बेसिक टास्क नहीं कर पाता यार। मतलब अगर कहीं कॉपी टेक्स्ट करना हो ना तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है और उसके बाद वो फिर लिमिटेशन के हिसाब से कॉपी करता है। सोचो इतना ज्यादा बेसिक फील करवाता है ये, तो वो थोड़ा सा ओल्डिश फील करवाता है इसमें। और मतलब एआई के लिए ऐसा हो गया कि इनको गूगल के पास जाना पड़ा और गूगल को इन्होंने मतलब ऑफकोर्स अच्छा खासा पे करा है कि भाई हमारा जो सीरी है उसको बेटर बना दो जेमिनी के साथ में। तो वो थोड़ा सा काम चल रहा है, तो मे बी iOS 27 के अंदर हमको इम्प्लीमेंटेशन देखने मिले, बट अभी के लिए तो नहीं है। इसमें बहुत सारे एआईज है, मतलब आपको सर्कल टू सर्च जो बहुत ही सिंपल और अच्छी चीज है। अगर आप कमांड के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू कोई इमेज बनाना चाहते हो तो वो पॉसिबल हो चुका है। फिर इवन जेमिनी लाइव टॉक हो गया, तो अच्छी खासी अगर आपको कोई टॉपिक को लेकर बात करनी है, समझना है, तो वो भी करवा देगा। फिर और भी बहुत सारे इंटरप्रेटर आते हैं, मतलब मैं नाम बताने बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें यार। मतलब अगर आप चाहिए तो यूट्यूब पर मेरी कोई पुरानी वीडियो भी देख लोगे सैमसंग की, तो चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि हाँ ये वाला देख लेना, बहुत कुछ मिल जाएगा। या फिर कोई यूट्यूब पे सर्च मार लो कि भाई ये वीडियो बता दे कि इसके अंदर क्या क्या, तो सब कुछ है। तो एआई में ये बहुत आगे है और ये एआई में उतने ही पीछे है। मतलब आज भी मैं कहूंगा 2 से 3 साल पीछे देखने मिलते हैं। तो सैमसंग का जो एआई है ना उसको कुछ भी ज्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए, इवन अगर आप इन दोनों फोटो को देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं एक पर्सन को रिमूव करता हूं तो ये नहीं चलेगा सैमसंग। इसके लिए हमको लगेगा इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट ये पॉसिबल नहीं है। आईफोन कर तो लेता है बट उसका प्रोसेस इतना बेटर नहीं आता, और जैसे ये इंटरनेट थोड़ा भी मिल गया तो भाई इतनी बेस्ट चीजें निकाल के देता है ना, बैकग्राउंड भी चीजें सटल हो गई और पर्सन भी रिमूव हो गया। जबकि वो आईफोन पर स्टिल चाहे इंटरनेट हो या ना हो उतना बेटर वे में परफॉर्म नहीं करता, और जिसकी वजह से बेसिक टास्क भी करना इसके लिए डिफिकल्ट है। तो मैं इसको एआई में सिर्फ 2 ही नंबर दूंगा, बहुत ही कम। अगर दोनों के कैमरास में बात करोगे तो नंबर्स में ऐसे 200 MP, 50 MP और 50 MP अल्ट्रा वाइड देखने मिलता है, 10 MP का टेलीफोटो लेंस देखने मिलता है, सेल्फी 12 मेगापिक्सल का है। और आईफोन पर आपको 48 का सेंसर है और फिर जो सेल्फी वो 18 मेगापिक्सल की है। तो पिछले जनरेशन पे ना आईफोन 5X टेलीफोटो पे था, बट इस बार इन्होंने 4X टेलीफोटो कर दिया। सुनने में ऐसा लगता है कि डाउनग्रेड करा है, बट है ना थोड़ा सा एक्चुअल सिनेरियो अच्छा ही बनाता है, क्योंकि 5X थोड़ा सा और ज्यादा दूर तक की फोटो ले लेता है, बट किसी किसी को थोड़ा होता है ना कि उसके लिए फिर पीछे जाना पड़ता है। तो 4X थोड़ा सा फिर भी बेटर रह सकता है किसी के लिए, मतलब ऐसा कहने जाएंगे तो। और आईफोन में देखो एक चीज है कि आपको ऐसे फोटो खींचते हो ना जो कि ना उसमें डेप्थ कैप्चर करता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फोटो को मुझे पोर्ट्रेट में ज्यादा बेटर आ सकती थी ह्यूमन सब्जेक्ट्स में या कोई फूड वगैरह को लेकर, तो आप उसको बाद में भी वो प्रोसेस कर सकते हो, अपर्चर कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन ये चीज सैमसंग में भी होती है, बट यहाँ पर है ना सॉफ्टवेयर के थ्रू ये करता है। बाकी आईफोन पर आपको है ना फोटोग्राफी स्टाइल मिल जाता है जिसमें प्री सेट प्रोफाइल्स आती है, तो आप अपने हिसाब से उनको कस्टमाइज कर सकते हो, और इवन जैसे भी रियल टाइम में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी कर पाओगे। तो कैमरा सैंपल में थोड़ा सा आगे जाने से पहले ये आप वीडियो देखो, मुझे बताओ कि कौन सी वीडियो एप्पल की है और कौन सी वीडियो सैमसंग की है। अभी भी मैंने इसे ब्लर रखा है, मैं आपको आगे इसका आंसर दूंगा। बढ़ते कैमरा सैंपल पर, तो ए कौन सा लग रहा है आपको, बी कौन सा लग रहा है, वो जरूर कमेंट में जरूर बताना। लेट्स सी देखते हैं कौन लोग पहचान पाते हैं कि एप्पल की वीडियो और सैमसंग की वीडियो किन लोगों को पता है। तो आईफोन की जो
फोटोज है ना, आपको भी पता है कि ये बहुत ज्यादा नेचुरल पर जाते हैं, ज्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग पर ऐसे कलर पंच वगैरह नहीं करते। और सैमसंग यहीं पर ज्यादातर जो फोटोज है उनको कलर पंच और इवन हाई कलर वगैरह निकाल के देता है। तो दोनों का अपना तरीका है। हालांकि आईफोन की फोटो को आप एडिटिंग के थ्रू जो भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल फिल्टर्स वगैरह आते हैं वहां पर आप इनको पंची बना सकते हो, वो आपके हाथ में कंट्रोल मिलता है उस चीज का। और लो लाइट की फोटोग्राफी में मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग है ना ज्यादा बेटर रहता है 200 MP की वजह से। तो वहां पर मैं ऐसा कहूंगा कि ज्यादा बेटर डिटेल कैप्चर कर लेता है, नॉइस कम क्रिएट करता है। तो फोटोज में लो लाइट ज्यादातर जो बेटर सैंपल्स है ना वो सैमसंग निकाल के देता है। आईफोन में वो थोड़ा सा कहीं कहीं नॉइजी जरूर बन जाता है। और इवन पोर्ट्रेट की भी बात करोगे तो ज्यादातर कुछ सिनारियो में आपको ज्यादा बेटर इस बार आईफोन की ही फोटोज लग सकती है पोर्ट्रेट सीन्स में। और डे लाइट की ज्यादातर फोटोज में ऐसा हो सकता है कि आईफोन की फोटो आपको कहीं कहीं ज्यादा बेटर लगेगी। सैमसंग बुरा नहीं है भाई, मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा बेटर, हल्का सा बेटर 19-20 के हिसाब से भी पकड़ोगे तो वो आईफोन पकड़ के लेके जाता है। देखो मैं सिंपल बता दूं, ये जो फ्रंट कैमरा है ना सेल्फी में, वहां पर क्लियर विनर आईफोन निकल कर आता है। मतलब क्योंकि एक तो इसके अंदर जो 18 MP का सेंटर स्टेज मिलता है, जो कि आप नॉर्मल मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं ना, तो आपको ऐसा है कि लैंडस्केप में वीडियो नहीं बनानी, पोर्ट्रेट में ही पकड़ के रखना, लैंडस्केप में आपकी वीडियो बन जाए तो वो पॉसिबल करवा देता है। तो ब्लॉगर वगैरह कंटेंट क्रिएशन वालों के लिए बहुत हेल्पफुल चीज है। और जो सेल्फी की डिटेल्स भी है ना, ये एवरी टाइम बहुत अच्छी निकाल के देता है। कभी कभार कुछ फोटोज आपको पसंद ना आए, बट ज्यादातर 10 में से 8 फोटो आपको इसकी पसंद आती है। सैमसंग भी अच्छा है, इसका ना कुछ नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी कम चीजें देखने मिलती है। तो सैमसंग वीडियो में 8K 30 FPS देता है, बहुत कम लोग हैं इस चीज को यूज करने के लिए, बट जो काम की चीज है 4K 60 FPS से करवा देता है। और रही बात आईफोन पर, आप 4K 120 FPS तक की वीडियोस बना सकते हो और दोनों ही फोन लॉक सपोर्ट करते हैं। बट सैमसंग का अच्छा है कि इंटरनल आपको कुछ फिल्टर्स मिल जाते हो, रियल टाइम आप उनको देख के एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो बहुत अच्छी चीज है। इनमें आपको फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके सब चीजें करनी पड़ती है। और देखो वीडियो में अगर मेरी तरफ से जो क्लियर विनर है वो आईफोन आता है, डे लाइट में भी और लो लाइट में भी और इवन अल्ट्रा वाइड में भी। तो ज्यादा बेटर फोटोज, कंटेंट क्रिएशन वगैरह जितने भी सिनारियो बन सकते हैं ना, सब में बेटर वीडियोस ये निकाल के दे देगा। बट अगर आपको बेटर जूम वाली वीडियोस चाहिए तो वो आपको सैमसंग निकाल के दे देगा। बाकी भी इसकी चीजें अच्छी है, मतलब आप मेन कैमरा से फ्रंट कैमरा में स्विच करना हो गया, अल्ट्रा वाइड वगैरह जितना भी स्विच करना है सब कुछ इसमें कर सकते हो। बट ऐसा है कि अगर इसमें से मैं 10 वीडियो बनाऊंगा तो मुझे समझ लो 7 वीडियो मतलब 7 अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से पसंद आ जाएगी। और ये है 10 में से मैं कहूंगा 9 मुझे पसंद आ जाएगी। तो इसके लिए वीडियो में मेरे हिसाब से क्लियर विनर आईफोन निकल कर आता है। और रही बात सैमसंग पर, आपको एक नया फीचर आता है हॉराइजन लॉक, मतलब आप वीडियो को ऐसे ही पकड़ के पूरा रोटेट कर लो, सब कुछ एकदम स्ट्रेट में ही शूट होगा, जो कि आईफोन नहीं कर सकता। और वो बोलेगा कि भाई क्या ही कर लेंगे, तो भाई जिन लोगों को वीडियो नहीं ढंग से बनानी आती है ना, तो उनको आप दे दो, तो अगर इतना भी मूवमेंट करेंगे ना तो आपकी वीडियो स्टेडी बनेगी। तो दैट्स व्हाई वो फीचर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है ना वो बेटर आती है बाकी अदर किसी ब्रांड से भी। तो अगर मैं बोलूं ओवरऑल कैमराज में सब कुछ अगर ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है वीडियोस और कुछ सिनारियो फोटोज में, खास करके सेंटर स्टेज, तो उसमें मैं आधा पॉइंट एक्स्ट्रा आईफोन को दूंगा। सो अगर फाइनल बात करते हैं, क्योंकि मैंने प्राइसिंग को लेकर अभी तक रैंकिंग नहीं दी है, तो अब अगर मैं प्राइसिंग को लेकर रैंकिंग दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यू बना रहा है ज्यादातर तरीके से, अगर अभी तक आप टोटल करोगे ना तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स मेरे हिसाब से सैमसंग पर निकल कर आ रहा है। देखो जो ज्यादा यूज के सिनेरियो, प्रैक्टिकल सिनेरियो जो बहुत चीजों में फ्रेंडली है, उस हिसाब से सैमसंग अभी धीरे धीरे इंप्रूव करते करते यहाँ पहुंच चुका है। पहले ये थोड़े पॉइंट ज्यादा बेटर लेकर आता था इस हिसाब से, लेकिन इसमें जैसे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, जैसे आज के करंट टाइम में एआई थोड़ा सा डिफरेंट आता है और यूआई थोड़ा और बेटर हो सकता है, बगी बहुत ज्यादा है, जो यूज कर रहे हैं उनको पता होगा। बट अगर आप एप्पल इकोसिस्टम ओन करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास मैकबुक हो गई या फिर आपके पास स्मार्ट वॉच है, बाकी अदर कोई एप्पल प्रोडक्ट्स है, तो उनका जो इकोसिस्टम ये बनाता है ना, बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सैमसंग का इकोसिस्टम आप किसी भी अदर विंडोज लैपटॉप से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सैमसंग के लैपटॉप से तो कर ही सकते हो, बट अदर से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है सैमसंग की, तो उसका इकोसिस्टम भी बेस्ट है। मतलब सैमसंग का भी जो इकोसिस्टम है ना वो बेस्ट निकल कर आता है। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो विंडोज सिस्टम ज्यादा यूज करता है, तो उसके लिए बहुत काम की चीज है। इसमें मतलब ऐसा है कि अगर आप फोटो ट्रांसफर भी करने जाओगे अपने फोन से मैकबुक के अंदर, तो बहुत ज्यादा हेडेक है, इवन पैसा भी देना पड़ सकता है। और अगर आप विंडोज के साथ भी कनेक्ट करने जाओगे तो बहुत सारी दिक्कतें ये निकालता है, खासकर गूगल ड्राइव में तो आज भी दिक्कत है। और देखो एप्पल की एक चीज तो है, वैल्यू आफ्टर मार्केट बहुत ज्यादा है। मतलब आज भी मैं इसे बेचने जाने के लिए निकालूंगा ना, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट कितना 7 से 8 महीने पुराना हो चुका है, डेंट वेंट खा के भी। अगर ये 1,35,000 में मैंने जब उस टाइम खरीदा था, तो मेरे हिसाब से आराम से इसका आज भी मुझे 80 से 90 हजार रुपया तो आराम से मिल जाएगा। अगर मैं
ज्यादा खींचूंगा तो 1 लाख तक भी मिल ही जाएगा। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ट्राई करके देखा है और आफ्टर मार्केट इनकी थोड़ी सी प्राइसिंग अभी भी कम है, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप हो जाता है। अगर ये 1,20,000 का आज ही दे रहा है, जब आया था थोड़ा महंगा था बट इन्होंने प्राइसिंग और ड्रॉप करी थी, तो जब कोई बाय करने आता है ना तो वो सीधा मतलब 60 से 70 हजार ऑफर करता है और आगे जाके अगर सेल में इसकी प्राइसिंग कम हो गई तो और इसकी प्राइसिंग नीचे गिर जाएगी। तो बेसिकली ये फोन किसके लिए, मेरे पास इसके लिए ना कुछ ऐसे टॉपिक्स है, तो आप देख लेना कि आप उनमें बैठते हो कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर हो या व्लॉग बनाते हो, आप वीडियोग्राफी वगैरह में हो, तो वहां पर आईफोन 17 प्रो मैक्स आपको मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा। प्रो रेस वीडियो हो गई, 4K 120 FPS लॉग मोड हो गया, लेकिन आपको उसको फिर पीसी पे आके एडिट करना पड़ेगा और साथ में आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के कलर साइंस देखने मिलता है वीडियो वगैरह में, तो वहां पर वो ज्यादा रेकमेंड हो जाता है आईफोन वीडियोस में। उसके बाद अगर आप पावर यूजर या फिर गेमर हो तो मुझे लगता है वहां पर मैं हैवी मल्टीटास्किंग और वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए S26 अल्ट्रा रेकमेंड करूंगा, जिस पर अगर आप हैवी लोड एप्लीकेशन हो गई और ऑल्सो लार्जर वेपर चेंबर कूलर मिलता है तो फोन थोड़ा सा ज्यादा ठंडा भी रहता है और फास्टर वे में ठंडा भी हो जाता है और फास्ट चार्जिंग वगैरह एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन कुछ ऐसी गेम्स है जो दोनों में ही बेस्ट चल जाती है, तो वहां पर आप ऐसा नहीं कि ये नहीं देख सकते। उसके बाद अगर आप फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हो तो वहां पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, जूम फोटोग्राफी, एस्ट्रोग्राफी मतलब नाइट वगैरह की जिनको पता है, और लो लाइट फोटोग्राफी पे मुझे ऐसा लगता है S26 अल्ट्रा ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको कलर कंसिस्टेंस चाहिए, फैमिली मेमोरीज चाहिए, मतलब जो इनकी गैलरीज है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है दैट्स व्हाई, और वीडियोस वगैरह के हिसाब से तो आईफोन 17 प्रो मैक्स आता है। उसके बाद अगर आपको डेली ड्राइवर चाहिए और जो वैल्यू भी अच्छी निकाले, ऊपर से ये दोनों फोन में 17 से 20 हजार रुपए का फर्क आता है, सैमसंग थोड़ा चीपर मिल जाता है उसमें, मतलब सस्ता मिल जाता है, तो उस हिसाब से सैमसंग डेफिनेटली क्लियर विनर है, आपके सारे टास्क इजीली करवा देगा। और अगर आपके पास S25 अल्ट्रा था तो आपको S26 अल्ट्रा पे आने की इतनी जरूरत तो नहीं है भाई, बट अगर आपके पास S23 अल्ट्रा या फिर S24 अल्ट्रा तो आप S26 अल्ट्रा पे जंप जरूर कर सकते हो सेल के टाइम कभी भी अगर प्राइसिंग कम होती है तो। और अगर आपके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स है तो भी मैं कहूंगा, और इवन 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो वगैरह है, तो आप इस पे क्लियरली जंप कर सकते हो, आपको उनमें से बेटर चीजें यहाँ पर मिलती है, बेटर थर्मल्स मिल जाते हैं। या फिर आईफोन 14 प्रो, 15 प्रो जो भी पुराने डिवाइसेस है आप कर सकते हो इन पे आईफोन पे अपग्रेड। तो जो अभी हमने रैंकिंग निकाली है, जो पॉइंट्स मिले हैं, तो वहां पर S26 अल्ट्रा ज्यादा पॉइंट ले गया। और लास्ट ईयर का कंपैरिजन देखोगे ना, आईफोन 17 प्रो मैक्स वर्सेस S25 अल्ट्रा, तो वहां पर भी जो सबसे ज्यादा पॉइंट मेरे हिसाब से सैमसंग के पास ही थे। बाकी कोई और कंपैरिजन हमको करना है तो फोन का नाम जरूर बता देना, ये वर्सेस कोई वीवो या ये वर्सेस कोई जो भी होगा, कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।